प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की और अब स्वदेश लौट रहे हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस में गर्मजोशी से स्वागत किया गया था, जहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम सहित 34 कैबिनेट मंत्री एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी के लिए उपस्थित थे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल से मुलाकात की और उन्हें गंगाजल तथा उनकी पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट की। इसके अलावा उन्होंने शिवसागर रामगुलाम बॉटनिकल गार्डन में बेल का पौधा लगाया और मॉरिशस के राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के लोगों के लिए भारत में 4 धाम यात्रा और रामायण ट्रेल की सुविधाएं भी देने की घोषणा की, जिससे दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। इस यात्रा से भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को नई ऊंचाइयां मिली हैं, जो आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी आडवाणी जी से पहली मुलाकात थी। रेखा गुप्ता ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठतम नेता भारत रत्न आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी से उनके आवास पर भेंट कर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने का सुअवसर मिला। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, त्याग और समर्पण की एक अनुपम मिसाल है, जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आडवाणी जी की दूरदृष्टि, नीतिगत दृढ़ता और राष्ट्र निर्माण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हमें निरंतर जनसेवा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उन्होंने ईश्वर से आडवाणी जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना की, ताकि उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदा प्राप्त होता रहे। तो इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आडवाणी जी से दिल्ली के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने आडवाणी जी के अनुभवों से सीखने की इच्छा व्यक्त की और उनके सुझावों को अपनी कार्यप्रणाली में लागू करने का संकल्प लिया। यह मुलाकात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए महत्वपूर्ण रही, क्योंकि उन्होंने भाजपा के वरिष्ठतम नेता से आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया है, जो कि उनके आगामी कार्यकाल में सहायक सिद्ध होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 12 मार्च बुधवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली से छुट्टी दे दी गई। उन्हें हृदय संबंधी समस्याओं के कारण 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा गया था। उन्हें 9 मार्च को सीने में दर्द और अस्वस्थ महसूस करने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। वहां के चिकित्सकों की देखरेख में उनका आवश्यक इलाज किया गया, जिससे उनकी तबीयत में सुधार हुआ। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने एम्स के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों का बेहतरीन देखभाल और सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। डॉक्टरों ने उन्हें अगले कुछ दिनों तक पूर्ण आराम करने की सलाह दी है। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 नगर निगम में से 9 पर जीत दर्ज कर ली है, जिसमें कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ रोहतक भी शामिल है। मानेसर में एक निर्दलीय महिला उम्मीदवार की जीत हुई है। MHA गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा को सूचित किया कि उसके भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, एक विशेष विंग ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों में शामिल 3,962 से अधिक स्काइप आईडी और 83,668 व्हाट्सएप खातों की पहचान की है और उन्हें ब्लॉक कर दिया है। शिमला पुलिस ने नारकंडा में भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में 9 मार्च 2025 को एक अज्ञात महिला का शव सूटकेस में बरामद किया गया। यह सूटकेस गांव भौंखेरा के पास गेहूं के खेत में पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की आयु लगभग 25 वर्ष आंकी गई है। शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिससे मृत्यु के सटीक कारण का तत्काल पता नहीं चल सका है। सिकंदराबाद की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा। वर्तमान में मृतका की पहचान स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि मृतका की पहचान और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।
वित्त और राजस्व सचिव तुहिनकांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वह निवर्तमान चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। पांडे ने पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से स्नातकोत्तर किया है और यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री प्राप्त की है। वह निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सचिव रहे हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में सरकारी इक्विटी का प्रबंधन करता है। उन्होंने योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग है, कैबिनेट सचिवालय और वाणिज्य मंत्रालय में भी उच्च पदों पर कार्य किया है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना और राजशाही की वापसी के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और वे इस आंदोलन के पोस्टर बॉय बन गए हैं। नेपाल के हिंदू समुदाय के लोग योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जो देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बना सके। नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं। विशेषकर गोरक्ष पीठ का नेपाल में गहरा प्रभाव रहा है। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर होने के नाते नेपाल में भी अत्यधिक सम्मानित हैं। हाल ही में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत समारोह में एक नेपाली नागरिक प्रदीप विक्रम राणा ने योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लहराया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। राणा का दावा है कि इस घटना के बाद नेपाल पुलिस द्वारा उन्हें परेशान किया गया, जिससे उन्हें नेपाल छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। नेपाल में योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारे भी गूंज रहे हैं, जिनसे उनकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है। नेपाल के हिंदू समुदाय के लोग योगी जैसे नेता की मांग कर रहे हैं, जो देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बना सके। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता नेपाल में तेजी से बढ़ रही है और वो वहां के हिंदू राष्ट्र आंदोलन के प्रमुख प्रतीक बनकर उभरे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 11 मार्च 2025 को बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने ट्रेन का अपहरण किया था। इसमें 500 से अधिक यात्री सवार थे। इस घटना के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राना सनाउल्लाह ने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। उन्होंने दावा किया कि भारत अफगानिस्तान के अंदर से इन हमलों को संचालित कर रहा है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP और BLA का समर्थन कर रहा है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में इन संगठनों को सुरक्षित ठिकाने मिलते हैं, जिससे उनकी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अफगान सरकार इन गतिविधियों को नहीं रोकती है तो पाकिस्तान खुद कार्रवाई करेगा। हालांकि पाकिस्तान द्वारा भारत पर इस प्रकार से आरोप पहले भी लगाए गए हैं, लेकिन इन दावों के समर्थन में ठोस सबूतों की कमी रही है। भारत ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है और पाकिस्तान में होने वाले आतंकी गतिविधियों में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है।